दिल्ली इलेक्शन आ चुके हैं। मेनली तीन मेजर पार्टियां इस इलेक्शंस में लड़ रही हैं और जोरों शोरों से कैंपेन भी चल रहा है। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये इलेक्शन मैटर भी करते हैं? डज इट रियली मैटर हु विन दिल्ली इलेक्शंस? माय नेम इज राज एंड दिस इज थॉट सेंटर। सो दिल्ली इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, वोटिंग बहुत ही नज़दीक है और तीन मेजर पार्टियां इस इलेक्शंस में लड़ रही हैं। एक तरफ है जो ऑलरेडी पावर में है, आम आदमी पार्टी। दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी और बीच में कहीं कांग्रेस भी है, जो कि फैसला कर रही है कि वो अच्छे तरीके से लड़े या फिर इन इलेक्शंस को जाने दे। अब ये तीन मेजर पार्टीज जो इलेक्शन लड़ रही हैं, वो इलेक्शन दिल्ली स्टेट का है, यूटी का है, एनसीटी का है, क्या है? दिल्ली एक्चुअली है क्या? यहाँ पे लेजिस्लेचर तो है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी है, बट यहाँ पे एक एलजी है, गवर्नर नहीं है। तो दिल्ली स्टेट नहीं है। पर दिल्ली फिर है क्या? क्या ये यूनियन टेरिटरी है? बट यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर होना जरूरी नहीं है। सीधा प्रेसिडेंट के थ्रू, एलजी के थ्रू आप उस पूरे यूनियन टेरिटरी को चला सकते हैं। तो दिल्ली है क्या? दिल्ली एनसीटी है। दिल्ली एक बीच की चीज है। तो आइए समझते हैं कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी से ऊपर क्यों है और किसी स्टेट से नीचे क्यों है। तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो ये फैसला करना ज़रूरी था कि दिल्ली जो देश की कैपिटल है, जहाँ यूनियन गवर्नमेंट रहेगी, क्या इसे भी एक स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ही इसे गवर्न कर सकती है। अब दुनिया भर में दोनों चीज़ें होती हैं। कहीं पर ऐसे भी होता है कि स्टेट जहाँ कैपिटल होती है उसे अलग बॉडी गवर्न करती है। तो ज़्यादातर ऐसा भी देखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसे गवर्न कर लेती है, जैसे कि यूएसए में वॉशिंगटन डीसी या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया में भी यही सोच अपनाई गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस कैपिटल के रहने वाले लोगों को गवर्न कर लेगी। अब 1952 में इसका एक मॉडल बनाया गया। मॉडल बनाना मतलब कि एक एलजी या फिर चीफ कमिश्नर होगा, उसको कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होगा उसे हम चीफ मिनिस्टर बोलेंगे। और ब्रह्म प्रकाश यादव जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। ये 1952 में एक एक्ट पास करके ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई। पर ये ज़्यादा देर नहीं चली। 1956 में इस गवर्नमेंट को हटा दिया गया और बोला गया कि चलो ठीक है, सीधा एलजी ही इस पूरी स्टेट को गवर्न कर सकता है। इट मींस प्रेसिडेंट ही इस स्टेट को गवर्न करने की फाइनल अथॉरिटी होंगे। अब देखने की बात ये थी कि ऐसा करते करते दिल्ली के लोगों को फील होने लगा कि उनके लिए कोई गवर्नमेंट नहीं है। अब वो अपने जो लोकल इश्यूज हैं उसे सेंट्रल गवर्नमेंट तक तो लेके जा नहीं सकते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो और भी बड़ी चीज़ों से डील करना है। तो वो अपने लोकल इश्यूज कहाँ लेके जाए? तो बहुत बड़ी मांग उठी कि दिल्ली में एक गवर्नमेंट ज़रूर होनी चाहिए। ये मांग मानना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपके पास ऑलरेडी एक काडर है जो कि दिल्ली को डेडिकेट किया जा सकता है और दिल्ली की ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी बनाई जा सकती थी। उसके ऊपर आप एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को लगा सकते हैं जिसे लोग चुन के भेजें और दिल्ली के लोगों को अपनी गवर्नमेंट मिल जाती। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि दिल्ली स्टेट बना के दिल्ली के लोगों को गवर्नमेंट दी जाए। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सीटिंग है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग रहते हैं, तो वहाँ फाइनल अथॉरिटी किसके पास हो? क्या फाइनल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होनी चाहिए? क्या दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ऐसे लॉज बना सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों पर भी लागू हों?
क्या दिल्ली स्टेट ऐसे लॉ बनाए कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी एक दिल्ली रेजिडेंट होंगे? तो ये सोचने वाली बात है कि फाइनल अथॉरिटी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई और गवर्नमेंट रख सकती है? तो ये बहुत सोचने के बाद ये देखा गया कि भाई दिल्ली के लोगों को एक गवर्नमेंट तो मिलनी चाहिए, पर कुछ चीज़ें सेंटर के पास ही रहनी चाहिए। तो जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड हटा दी जाए और बाकी सारी पावर्स दिल्ली गवर्नमेंट को दे दी जाए। तो एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है जो कि यूटी से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर है, चीफ मिनिस्टर है और उनके पास बहुत पावर्स हैं, सिर्फ ये 3 पावर्स को हटा के। और स्टेट से कम है क्योंकि फुल पावर्स नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे एलजी के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, जिसकी वजह से वो फाइनल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट को बनने से रोक सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो एक ऐसी गवर्नमेंट बना दी जाती है, इलेक्शंस होल्ड किए जाते हैं और उस इलेक्शंस में बीजेपी जीत जाती है। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स बना दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप दिल्ली के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए लोकल लेवल पे। अब क्योंकि एक ये नया फिनोमिनन था और ये भी नहीं पता था कि क्या पावर उनके पास है क्या नहीं, और इस टाइम पे सेंटर गवर्नमेंट में भी काफ़ी इंस्टेबिलिटी थी। तो ये गवर्नमेंट जो पहली गवर्नमेंट थी दिल्ली की, इतनी अच्छी नहीं चली। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स थी, ये भी नहीं पता था कि ये गवर्नमेंट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। बार बार चीफ मिनिस्टर्स बदले जा रहे थे और ये चीफ मिनिस्टर्स के बदले जाने से ये गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नेंस नहीं दे पाई। तो इसके अगले इलेक्शंस में लोगों ने कांग्रेस को चुन लिया। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है और शीला दीक्षित नई चीफ मिनिस्टर बन जाती हैं। अब शीला दीक्षित जी दिल्ली की पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में एक बड़ा नाम है। बिना शीला दीक्षित जी का नाम लिए दिल्ली की गवर्नेंस का नाम नहीं लिया जा सकता। पहली बार दिल्ली के लोगों ने फील करा था कि उन्हें कोई स्टेबल गवर्नमेंट मिली है जिसके अंडर उनके इश्यूज सॉल्व किए जा रहे हैं। इसकी वजह से ही शीला दीक्षित जी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में दिल्ली की सीएम रही हैं। पर शीला दीक्षित जी के पास वो था जो बहुत कम दिल्ली सीएम्स के पास होता है, वो है एक फ्रेंडली सेंट्रल गवर्नमेंट। शीला दीक्षित जब पावर में आई तो सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स थी, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। अब क्योंकि सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और दिल्ली में भी शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो दोनों में बहुत अच्छा तालमेल था। शीला दीक्षित जी सोनिया गांधी जी के बहुत क्लोज रही हैं, तो काफ़ी चीज़ें वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मनवा सकती थी। कई प्रोजेक्ट्स दिल्ली में लाए गए, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया गया और एलजी के साथ भी अच्छे रिश्ते ही रहे, क्योंकि एलजी भी कांग्रेस पार्टी की ही बात सुनते थे जो सेंटर में थी और उन्हीं की पार्टी की सरकार दिल्ली में थी। मैं ये बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये जानना इम्पॉर्टेंट है हमारे अगले स्टेप के लिए। अब 2013 में एक नया फिनोमिना दिल्ली पॉलिटिक्स में उभरता है जो कि ये सब कुछ चेंज कर देगा। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक एक्टिविस्ट थे जो कि वेरियस अलग आंदोलन का हिस्सा रहे थे। उन्होंने आरटीआई के लिए, अन्ना आंदोलन, ऐसे बहुत से आंदोलनों में पार्ट लिया था और वो वही करते थे कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके किसी तरीके से कोई लॉ पास हो जाए, जो कि एक आम एक्टिविस्ट करता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है
कि जब वो दिल्ली इलेक्शंस लड़ने के लिए तैयार हुए, क्योंकि वो उन्हें सबसे इजी लगा, क्योंकि ज़्यादातर अन्ना आंदोलन दिल्ली सेंट्रिक ही था और लोगों ने रोज़ टीवी पे अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखा था। और दिल्ली के लोग, देखा गया है आम तौर पे, सेंट्रल इश्यूज की वजह से दिल्ली इलेक्शंस में भी वोट देते हैं। अब ये हंसी की बात है, सोचने वाली बात यह है कि सारी उम्र दिल्ली वाले लोग ये मांग करते रहे कि लोकल इश्यूज एड्रेस नहीं हो रहे, इसलिए हमें स्टेट गवर्नमेंट दे दो, और सेंट्रल इश्यूज के बेसिस पे वो स्टेट गवर्नमेंट पे वोट करते हैं। बट हाँ, ये होता है, ये एक फिनोमिना दिल्ली इलेक्शंस में देखा गया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का नाम बहुत बन गया था अन्ना आंदोलन के बाद, और उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उसकी वजह से उन्हें बहुत सीटें मिली जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 28। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने शीला दीक्षित जी को उनकी ही कंस्टिट्यूएंसी में हरा दिया, जिससे एक बड़ा अप्रोर हुआ और कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ गई। पहले नंबर पर बीजेपी थी, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस। अब सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन गई, पर वो ज्यादा दिन नहीं चली, वो सिर्फ 49 दिन में खत्म हो गई। और इंडिया के इलेक्शंस भी अनाउंस हो चुके थे। अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर इंडिया के इलेक्शंस में बढ़ चढ़कर पार्ट लेना चाहते थे। तो आप देख सकते हैं कि वो दिल्ली के लोकल इश्यूज को छोड़कर, दिल्ली की गवर्नमेंट को छोड़कर इंडिया में अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा क्या वो कर पाए? नहीं। अभी उनकी पार्टी बहुत नई थी, उनको इतने लोग नहीं जानते थे, तो उन्हें सिर्फ पंजाब से ही 4 सीटें आई। पर वो 4 सीटों के चक्कर में, अपनी इंडिया इमेज बनाने के चक्कर में, उन्होंने दिल्ली की गवर्नमेंट खो दी और दिल्ली में लग गया प्रेसिडेंशियल रूल, जिसका मतलब ये है कि कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, सीधा प्रेसिडेंट ही दिल्ली की गवर्नेंस देखेंगे। अब कभी ना कभी तो दिल्ली के इलेक्शंस होने ही थे, प्रेसिडेंशियल रूल को लंबा नहीं लगाया जा सकता था, तो दिल्ली के इलेक्शंस अनाउंस हो गए। अब जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, तीनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली। एक तरफ थी आम आदमी पार्टी, जो कि 49 दिन की सरकार में रह चुकी थी। एक तरफ थी कांग्रेस, जिसके पास शीला दीक्षित की 15 साल की लेगेसी थी, और एक तरफ थी बीजेपी, जिनकी सेंटर में सरकार बन चुकी थी। तो ये इलेक्शन बहुत बड़ा था, तीनों पार्टियों ने अपनी जान लगा दी। अब जब अरविंद केजरीवाल जी पहली बार सरकार में आए थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी थी जो दिल्ली के लोगों को काफी पसंद आई थी। जैसे कि उन्होंने पानी माफ कर दिया था, जैसे कहते हैं पानी मुफ्त में दिया था, और बिजली के बिल हाफ कर दिए थे। तो उनका स्लोगन बना, पानी माफ बिजली हाफ। अब ये जो कल्चर था, वो दिल्ली के लोगों के लिए बहुत नया था। दिल्ली के लोगों ने हमेशा से शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट देखी थी, जो कि ज्यादातर स्ट्रक्चरल चीजों पे काम करती थी, सड़कें बनाती थी, स्कूल्स वगैरह बनाए जाते थे, डिस्पेंसरीज होती थी। पर ऐसा कभी ज्यादातर देखा नहीं गया था कि कुछ सीधे सरकार के द्वारा लोगों को दिया जा रहा हो। और यही बात अरविंद केजरीवाल जी ने पकड़ ली। उन्होंने दिल्ली के इलेक्शन को इंडिया लेवल से बहुत लोकलाइज कर दिया। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली की गवर्नमेंट दिल्ली के लोगों के लिए है, इसलिए उनकी 49 दिन की सरकार को दोबारा लाया जाए, ताकि दिल्ली के लोग दिल्ली की गवर्नमेंट का सीधा फायदा उठा सके। दिल्ली के लोगों को ये बात पसंद आई और उनको भारी बहुमत से सरकार चलाने को कहा गया। उनको 67 सीट्स दी गई आउट ऑफ 70। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको 67 सीट्स दी गई, उनकी ब्रूट मेजॉरिटी थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि उनकी सरकार अलग पार्टी की थी और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार अलग पार्टी की। तो शीला दीक्षित जी के पास जो एडवांटेज थी, वो अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं थी।
और यहाँ से ही शुरू होती है दिल्ली की गवर्नमेंट्स की प्रॉब्लम्स। अब जैसे कि आप अब रोज न्यूज़ में पढ़ते हैं कि कैसे दिल्ली की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे एलजी के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। ये कोई नई बात नहीं लगती, क्योंकि ये पिछले 10 साल से हो रहा है। कभी चीफ मिनिस्टर जी को धरना देना पड़ता है, कभी एलजी के घर जाना पड़ता है, कभी एलजी कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर वो फैसले कर रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। इस वजह से दोनों में काफी अनातनी लगी रहती है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि दोनों सरकारें एक दूसरे से लड़ती हैं। प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली के लोग सोचते हैं कि उनके बारे में कौन सोच रहा है। क्या दिल्ली की गवर्नमेंट इसलिए एलजी से बहुत लड़ती है क्योंकि दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं करने देते एलजी, या फिर एलजी इसलिए चीफ मिनिस्टर को रोकते हैं कि उन्हें लगता है कि दिल्ली के लोगों के लिए ये पॉलिसीज हित में नहीं है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि दोनों में से पावर किसके पास होनी चाहिए आखिरी फैसले लेने की। क्या दिल्ली के एलजी को फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए या फिर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को। अब देखिए, अगर आपको याद है तो पहला क्वेश्चन हमेशा ये होता था कि फाइनल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या फिर दिल्ली की गवर्नमेंट के पास। अब उसमें फैसला ये किया गया था कि 3 क्षेत्रों को छोड़ के, यानी कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़ के बाकी फैसले दिल्ली गवर्नमेंट ले सकती है। पर अगर आप इसको भी ध्यान से देखिए, तो अगर पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के साथ नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना दिल्ली गवर्नमेंट का काम नहीं है। अगर लैंड उनके पास नहीं है तो हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए उन्हें लैंड मांगनी पड़ेगी, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगर अब पब्लिक ऑर्डर उनके पास नहीं है तो वो ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते जिसमें पब्लिक ऑर्डर इन्वॉल्व है। तो बचा क्या? तो बचा जो कि वो कर सकते थे, ऑलरेडी बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि शीला दीक्षित गवर्नमेंट या उससे पहले की गवर्नमेंट्स ने बनाया था, उसको बेहतर कर सकते थे, जो कि अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ने किया भी। ऐसी वेरियस रिपोर्ट्स हैं। उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में ऑलरेडी बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर दिया, उन्होंने हेल्थ के क्षेत्र में मॉडर्नाइज कर दिया, और जो भी ऑलरेडी बना हुआ था उसको मॉडर्नाइज कर दिया। बट क्या ये दिल्ली के लोगों के लिए काफी है? सोचने वाली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि भाई फाइनल अथॉरिटी बाकी मैटर्स में दिल्ली गवर्नमेंट है, और उसके बाद एक एक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा चुकी है जिसमें फाइनल अथॉरिटी एलजी को दे दी गई है। तो दोनों में से पावर असली है किसके पास? मेरा कहना आपसे ये है कि पावर किसी के पास भी हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपको गवर्नेंस देने में दोनों ही इंटरेस्टेड हैं या नहीं। देखिए, एक तरफ तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एलजी फाइनल अथॉरिटी है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर एलजी ही फाइनल अथॉरिटी हैं तो दिल्ली के इलेक्शंस क्यों? क्यों हम चीफ मिनिस्टर चुन रहे हैं? क्यों हम लेजिस्लेचर चुन रहे हैं? अगर फाइनल अथॉरिटी एलजी ही हैं तो उन्हें सारी पावर दे दी जाए और इलेक्शन का खर्चा ही बचा लिया जाए। दूसरी तरफ कहना यह है कि दिल्ली सीएम फाइनल पावर होने चाहिए 3 पावर्स को छोड़ के। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप 3 पावर्स मेन निकाल ही देते हैं तो दिल्ली सीएम के पास बचता क्या है? क्या सिर्फ जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मॉडर्नाइज ही कर सकते हैं? क्योंकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए तो लैंड चाहिए, जो कि आसानी से मिलेगी नहीं। तो फिर दिल्ली सीएम के पास बचा ही क्या? अब सोचने वाली बात यह है कि चाहे आप इधर पूरी पावर दीजिए, चाहे इधर पूरी पावर दीजिए, तब भी क्या दिल्ली के लोगों के लिए कोई दोनों में से काम करने में इंटरेस्टेड भी है?
क्योंकि एक तरफ तो आप देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती है कि सारे फैसले खुद ले लिए जाएं, पर अकाउंटेबिलिटी ना हो, एलजी को कोई ना पूछ पाए कि भाई ये फैसला आपने क्यों लिया है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि भाई दिल्ली के छोटे इश्यूज में काम करके ऑलरेडी जो बना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मॉडर्नाइज करके अपने आप को इंडिया के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अपने आप को इंडिया लेवल पर एक बड़ा नेता दिखाया जा रहा है। तो दिल्ली के लोगों के लिए काम कर कौन रहा है? इसलिए ही मेरा कहना ये है कि दिल्ली के इलेक्शन मैटर नहीं करते। कोई भी जीते, कोई भी हारे, होना तो वही है। मेरा कहना ये है कि आप अगर दिल्ली को स्टेट नहीं दे सकते, अगर स्टेटहुड नहीं दे सकते, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर किसी और गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं हो सकती, तो सारी पावर एलजी को दे के बाकी चीज़ें हटा दी जाए, ताकि अकाउंटेबिलिटी तो वहाँ हो जहाँ अथॉरिटी है। और अगर आप दिल्ली को स्टेटहुड जैसी चीज देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सीएम के पास सारी पावर हो, तो फिर सारी पावर सीएम को दी जाए। अगर आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, तो दिल्ली को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। एनडीएमसी एरिया को अलग करके उसे गवर्न करने का सारा हक सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाए, और बाकी दिल्ली को अलग करके उसे गवर्न करने का सारा हक सीएम को दिया जाए। बट क्या ये दोनों चीजें होंगी? मुझे नहीं लगता। और अगर ये दोनों चीजें नहीं होती, तो दिल्ली के इलेक्शन मैटर नहीं करते। अगर मैटर नहीं करते तो हम वोट क्यों दें? आप सोचिए कि आप जब इस बार वोट देने जाएंगे तो वोट किस चीज के लिए दे रहे हैं? क्योंकि चीजें बदलने वाली नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, या फिर आपका इस बारे में कोई और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी और वीडियोस देख सकें। मैं हूं राज, और ये था थॉट सेंटर।